हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रस के प्रकार। ठीक है, अब हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़े थे रस के अंग। सबसे पहले हम बात करेंगे रस होता क्या है। किसी काव्य को पढ़ के, सुन के या देख कर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है या फिर आनंद का अभाव होता है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं जो हमने अपनी पिछली क्लास में देख लिए हैं, यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये होते हैं रस के 4 अंग। आज हम जानेंगे रस के प्रकार के बारे में, जिसमें हम श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे। चलिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जो बच्चे आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने जो भी टॉपिक्स कहे हैं अभी तक, हम वो सारे टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको बुक का कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप वो भी बता दो, और अगर व्याकरण का कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी बता दो। मुझे आप सबके कमेंट्स मिलते रहते हैं और मैं आप लोग कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी ये क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं रस। रस क्या होता है? बस इतना याद रख लो, रस का अर्थ होता है आनंद, जो मैंने आपको अपनी पहली क्लास में पूरी तरह से सबको डिटेल से बताया था। रस, रस यानी आनंद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रस की परिभाषा। तो किसी काव्य को, काव्य यानी कविता, पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता एवं दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है या फिर आनंद का अभाव होता है, उसे रस कहते हैं। याद रखना, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो किसी कविता को पढ़ के, सुन के या देख के समय दर्शक, श्रोता एवं पाठक, पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला। तो किसी कविता को पढ़ के, सुन के या देख कर पाठक, श्रोता एवं दर्शक को जो काव्य की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, याद रखना, और 11 प्रकार होते हैं। अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और प्रकार में आते हैं आपके श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विस्मय, भयानक रस, बीभत्स रस, जो बीभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, वात्सल्य रस, भक्ति रस और शांत रस। ये होते हैं आपके 11 रस के प्रकार। पहले रस के सिर्फ 10 प्रकार थे, पहले 9 प्रकार थे, फिर 10वां जोड़ा गया आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है सूरदास जी को। ठीक है, फिर 11वां रस जोड़ा गया, वो गाया गया भक्ति रस। उस रस को कहेंगे हम भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है अनुराग। तो इस तरह से टोटल आपके 11 रस के प्रकार होते। अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए रस के प्रकार, तो रस के प्रकार में आपको लिखना है श्रृंगार, हास्य, वीर रस वगैरह। अगर पूछा जाता है रस के अंग, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं रस के अंग और रस के प्रकार में। अगर पूछा जाए रस के अंग, तो रस के सिर्फ 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर पूछा जाए रस के प्रकार, तो रस के प्रकार में आपको बताने हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस इत्यादि। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। पिछली जब यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था, तो यूपी बोर्ड के पेपर में हास्य रस और वीर रस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो सीधा सीधा आपको आ जाएगा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
ठीक है, एक तरह से ये हो गया। फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि आपको कोई एक कविता दी गई होगी और आपको उस कविता को पढ़ के बताना होगा कि इस कविता में कौन सा रस होगा। इस तरह से आपको दो तरीकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, और तीसरा प्रश्न आपको किसी रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस रस का स्थायी भाव याद रखना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस बेसिकली होता है जहां पर किसी नायिका के सौंदर्य का रूप का वर्णन हो, या फिर नायक के रूप का वर्णन हो, या फिर प्रेमी और प्रेमिका के मध्य प्रेम का वर्णन हो, वहां होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, चलिए तो श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। याद रखना, श्रृंगार रस, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को मिसप्रिंट मिल सकता है तो उस पर ध्यान नहीं देना। आप लोगों को हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्तनी शुद्ध लिखना। ठीक है, अगर आप कोई शब्द लिख रहे हो तो शब्द को आपको शुद्ध शुद्ध लिखना होगा, या उसमें जो मात्राएं लगती हैं, जैसे अक्षर बनते हैं वैसे लिखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपके यहीं से कटते हैं। बच्चे अक्सर वर्तनी में गलती कर देते हैं, तो आपको वर्तनी में कभी गलती नहीं करना है। अगर किसी शब्द में आपको वर्तनी गलत हो रही है तो बार बार उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। श्रृंगार रस क्या है, परिभाषा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते जाना, लेकिन नोट्स बनाने जरूर है। मैं अपनी हर क्लास में आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान देखिए। श्रृंगार रस का आधार होता है स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण, यानी अगर आप कोई ऐसी कविता पढ़ रहे हैं जिसमें आप देखते हैं किसी स्त्री के सौंदर्य के बारे में बताया जा रहा है, किसी पुरुष के सौंदर्य के बारे में, या फिर उन दोनों के मध्य प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, तो ऐसी कविताओं में होगा हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए तो अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अभी आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए आपके सिलेबस में यही दो हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप विस्तृत रूप से आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, तब आपको इससे भी और डीप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए यही सिलेबस है। तो याद रखना, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग, जहां पर नायक और नायिका के मिलन की बात होती है वहां होता है संयोग श्रृंगार, और जहां पर नायक और नायिका के वियोग यानी विरह की बात होती है वहां होता है वियोग श्रृंगार। अब आप लोग कैसे समझोगे, तो अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है या उनके मिलन का वर्णन हो रहा है, तो वहां हो जाएगा संयोग श्रृंगार। जहां आप देख रहे हैं कि नायक और नायिका बिछड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस। इसको उदाहरण से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना। संयोग श्रृंगार जान लो सबसे पहले क्या होता है। संयोग मतलब मिलन। काव्य में या अन्यत्र जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है तब वहां होता है संयोग श्रृंगार। ध्यान से देखना, मैं साइड हट जाती हूँ, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो फिर नोट जरूर करते जाना। ठीक है, क्या लिखा है, काव्य में जहां पर नायक और नायिका के मिलन की बात होती है वहां होता है हमारा संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण से समझ दो, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा ये सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सखे मिली सुंदरी, वेद गोआ जुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति सब है सुधि भूल गई, करटे की रही पर टारत नाही। तो जब आप ये दोहा पढ़ेंगे तो इस दोहा में आप देखेंगे, ध्यान से लिखा है, दूल्हा रघुनाथ बने, दूल्हा ये सुंदर मंदिर माही, लिखा है कि जो अब यहाँ पे बताया गया है जब राम और सीता का विवाह हो रहा होता कि जो राम जी है वो दूल्हा बने और सीता जी सुंदर बन के मंदिर में खड़ी हुई है, और वहां पर जितनी भी सखियां हैं वो सारे सुंदर गान, जो बारात के जो गीत होते हैं वो गीत गा रही हैं। अब राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग के परछाई, अब जो राम है, जो श्री रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, तो जानकी अर्थात माता सीता उनके रूप को निहार रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे उनके जो कंकन है उनके नग की परछाई
के रूप में के उनके कंकन की नग की परछाई में उन्हें श्री राम दिख रहे हैं। ठीक है, याति सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पर, और उन्होंने जिस तरह से जब से उन्होंने श्री रामचंद्र को देखा है तब से वो अपनी सारी सुधि बुद्धि भूल गई और कर टेक रही पर टारत नहीं, मतलब अपनी आंखों को भी पलकाना झपकना वो भूल गई। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है नायक और नायिका के मिलन का संबंध। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरीके से कविता पढ़ रहे हो जहां पर नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है वहां होता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, पूरा उदाहरण है। अब आपको हमेशा किसी भी रस जब भी पढ़ो तो उसका उदाहरण जरूर याद रखना है। ऐसा नहीं करना है कि सीधी सीधी परिभाषा रट ली, नहीं, परिभाषा नहीं रटनी है, उसको उदाहरण सहित आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार। तो जहां पर नायक और नायिका के विरह की बात होती है, वियोग श्रृंगार, जिस रचना में नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, विरह मतलब होता है उनके वियोग का, उनके अलग होने का वर्णन होता है, वहां होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, क्या लिखा है, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, ध्यान से देखना, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। वियोग मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, किस प्रकार से आंखों में प्रिय की मूर्ति थी और उनको देख के जितने भी भोग विलास थे वो सारे भूल चुके थे, हुआ योग से भी अधिक, और उनका इस तरीके से उनका वियोग हुआ। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो इसमें दिखा रहा है वियोग की बातें, जहां नायक नायिका की वियोग की विरह की बातें हो रही होती है वहां होता है वियोग श्रृंगार, जहां पर संयोग की बात हो रही है, मिलन की बात हो रही है, वहां होता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, याद रखना, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम बात करेंगे हास्य रस की। बहुत आसान है, किसी कविता को पढ़कर अगर आपके मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वहां पर होगा हास्य रस। ध्यान से समझना, किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रिया, विचार, व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद का अर्थ होता है हास्य, जिस विनोद का भाव संचार होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। बहुत आसान है, अगर मान लो आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी में कोई कॉमेडी सीन आ गया, उसको देख के आपके मन में हंसी आ गई, वहां पे क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, सॉरी हास्य रस। ठीक है, अब ऐसे आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता में आपको देख के लग रहा है, एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। अब भाई गंजे के यहाँ बाल ही नहीं है तो उसके बाल ना बाल जाएंगे कहाँ। तो इस कविता को पढ़ के आपके मन में क्या हो रहा है, हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां पर होता है आपका हास्य रस। ठीक है, उदाहरण समझते हैं, बिंदी की बासी उदासी तपोव्रत धारी, नारी बिना मुनि महा दुखारे, गौतम तिये तरि तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, हवे है सिला सब चंद्रमुखी पर से प्रभु के पद कंच तिहारे, की नहीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। अब इसमें बताया गया है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक जो अहिल्या थी वो पहले कैसी थी, वो थी पत्थर की, तो जैसे ही श्री राम का पैर उन पर पड़ता है वो पत्थर से क्या बन जाती है, स्त्री बन जाती है। अब वहां पर उपस्थित विंध्याचल में जितने भी मुनिगण थे वो जब वो सुनते हैं कि जो राम के स्पर्श से पत्थर नारी बन रहा है तो वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर राम पूरे पत्थरों को स्पर्श करेंगे तो यहाँ भी सारे चारों तरफ नारियां ही नारियां हो जाएंगी। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जब भी आप इस दोहे को पढ़ रहे हो आपके मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है, वहां होता है हास्य रस। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक और देखते हैं, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा
बाल ना बाका होए। क्या लिखा है? बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। अब भाई जब गंजे के पास बाल ही नहीं है तो कितना ही बुरे समय आ जाए उसके बाल क्यों झड़ जाएंगे। अब इस काव्य को पढ़ के आपके मन में क्या हो रहा है? हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका हास्य। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वीर रस की, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा वीर रस की कविताएं लिखी गई हुई हैं। तो ऐसी कविताएं जिसको पढ़ के आपके मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां होता है हमारा वीर रस। एक बहुत अच्छी कविता है, बुंदेले हर बोलो के मोय हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, तो जब भी आप इस कविता को पढ़ोगे आपके मन में उत्साह का भाव जागृत होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं परिभाषा। युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है। हमारे हिंदी साहित्य में वीर रस को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है, जब हृदय में उत्साह नामक वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। इतना याद रख लो, किसी कविता को पढ़ के अगर आपके मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां होता है हमारा वीर रस। ठीक है, कैसे समझेंगे? मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत मारो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर ये कौन कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कर्ण। क्या कह रहे हैं? कि मैं शायद सच कह रहा हूं, मुझे सुकुमार मत समझो, मैं तो यमराज से भी युद्ध में करने के लिए सदा प्रस्तुत हूं। तो यहाँ को इसको पढ़ के हमारे मन में क्या हो रहा है? उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो जिस कविता में आपको उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहां पर होगा वीर रस। ठीक है, इसको क्या ऐसे एक और है, बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वीर रस का उदाहरण। किसी कविता को पढ़ के सुन के अगर आपके मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां पर हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है, चलिए तो आज की ये जो क्लास थी, इस क्लास में हमने पढ़ा श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। किसी काव्य को पढ़ के, सुन के या देख के समय आपको लग रहा है कि वहां पर नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, नायक नायिका के मिलन का, उनके प्रेम का वर्णन हो रहा है, तो वहां हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के भी दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका के प्रेम की बात हो रही है, मिलन की बात हो रही है, संयोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका के विरह यानी वियोग की बात हो रही है, वहां हो जाएगा वियोग श्रृंगार। वैसे ही हास्य रस, किसी कविता को पढ़ के अगर आपके मन में हास्य, हंसी के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, वहां हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, अब किसी काव्य को पढ़ के आपके मन में अगर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो वहां पर हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि हिंदी व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।